वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। थैंक यू सो मच आचार्य प्रशांत फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपके व्यूज़ वीगनिज़म के बारे में काफ़ी लोगों को पता है। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा बोला है कि वीगनिज़म को आपने सपोर्ट करा है, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस फिर से रिपीट नहीं करूँगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की बात करते हैं, तो वीगनिज़म जो है वो साइंस से और स्पिरिचुअलिटी से, यानी कि विज्ञान और अध्यात्म से, दोनों से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, अध्यात्म से शुरू करते हैं तो अहिंसा एकदम मूल में बैठा हुआ है अध्यात्म के, जो सनातन धारा के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। अहिंसा की बात उन्हीं में से शुरू हो जाती है, उपनिषदों में कही गई है, वेदों में, उपनिषदों में अहिंसा की बात है। और उपनिषदों के बाद ये तो हमें पता ही है कि गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, दोनों ने अहिंसा को कितनी ऊंची जगह दी। और अध्यात्म हो नहीं सकता अहिंसा के बिना। उसमें अगर आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो मूल विभाजन होता है अहंकार का, संसार का, वही हिंसा है। तो कोई इंसान अपने आप को आध्यात्मिक कहे और साथ ही हिंसा में लिप्त रहता हो, ये हो नहीं सकता। और यही वजह है कि भारत में बाकी विश्व की तुलना में जानवरों के प्रति और पेड़ों के लिए और नदियों और पहाड़ों के लिए ज़्यादा सम्मान रहा है, ज़्यादा अपनापन रहा है, क्योंकि भारत में अध्यात्म ज़्यादा रहा है। क्योंकि अध्यात्म रहा है इसलिए अहिंसा रही है, और इसीलिए हिंसा क्रूरता यहाँ भी हुई है, लेकिन बाकी दुनिया की अपेक्षा कम हुई है। तो ये तो हुआ आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि हिंसा के साथ कोई अध्यात्म हो नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी तरह की हिंसा में लिप्त है, स्थूल हिंसा, सूक्ष्म हिंसा, इंसान को मारना, चाहे जानवर को मारना, नहीं भी मारना तो उसका किसी तरीके से शोषण करना, वो इंसान अपने आप को ध्यानी, योगी, भक्त, साधक कुछ भी अगर बोले तो ये पाखंड है, हिपोक्रेसी है। ये अध्यात्म वाला पक्ष हो गया। अब विज्ञान पर आए तो विज्ञान की तरफ से दो बातें हैं। पहली बात तो आप जो खा रहे हैं उसका आप पे क्या असर होता है, दूसरा आप जो खा रहे हैं उसका संसार पर और पर्यावरण पर क्या असर होता है। तो आप जो खा रहे हैं उसका आप पर कितना घातक असर होता है अगर आप मांसाहारी हैं, ये तो आप किसी भी काबिल डॉक्टर से या रिसर्चर से पूछें तो वो आपको बताएगा कि मांसाहार कितनी ही बीमारियों का मूल कारण है। और बहुत सारी तो बीमारियों का इलाज ही यही होता है कि मांस खाना छोड़ दो। बहुत सारी बीमारियों का इलाज ये होता है कि दूध पीना छोड़ दो। दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। कैंसर के प्रमुख कारणों में है मीट कंजम्पशन, ख़ास तौर पर जो जैसे रेड मीट बोला जाता है। और भी दुनिया भर की समस्याएं हैं जो मांस के और पशुओं से आ रहे पदार्थों के सेवन से इंसानों को होती हैं। और ये कोई मान्यता की या
विश्वास की बात नहीं है, इसके पक्ष में ठोस वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध हैं। तो ये तो हो गई हम पर जो व्यक्तिगत रूप से असर पड़ता है उसकी बात। अब आते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी बात पर कि आप जब मांस खाते हैं तो पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। अभी बड़ी से बड़ी समस्या मानवता के सामने जो है वो क्लाइमेट चेंज की है। आज इस तारीख को हम ये बातचीत कर रहे हैं, कल दिल्ली का तापमान औसत से 7 डिग्री ज़्यादा था, 7 डिग्री ज़्यादा औसत से। ये नॉर्मल स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा। सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा का मतलब होता है कुछ और ही चल रहा है, कोई और मूलभूत कारण है, अंडरलाइंग रीज़न है जो इतना इसको फेंक रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगह हैं जहाँ बारिश पहले की अपेक्षा द्विगुनी तिगुनी होने लग गई है, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ बारिश अब हो ही नहीं रही है, बहुत कम हो गई है। चक्रवातों की, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और लेकिन हो ये रहा है कि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ परेशान कर रही हों या आपके घर में घुसकर आपको परेशान कर रही हों। तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है इनको नज़रअंदाज करना। जब कोई हमसे बोलता है उदाहरण के लिए कि 2050 आते आते कई तटीय शहरों को ख़तरा हो जाएगा जिसमें मुंबई भी शामिल है, तो हमें ऐसा लगता है 2050 तो भी बहुत दूर है ना, तो उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी हम जिस एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट क्राइसिस के दौर से गुज़र रहे हैं वो इतिहास में अपूर्व है, इससे पहले कभी नहीं थी। मैं क्यों क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ, सवाल तो वीगनिज़्म पे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसका सीधा संबंध ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन से है, उत्सर्जन से है। उसका बड़े से बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है, और एनिमल एग्रीकल्चर दोनों वजहों के लिए होता है, मांस के लिए भी, दूध के लिए भी, फिर उससे बाकी चीज़ें भी निकल आती हैं, फर निकल आता है, चमड़ा निकल आता है वगैरह वगैरह, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, सब निकल आते हैं उसमें से। तो आप जो खा रहे हैं वही क्लाइमेट चेंज का नंबर 1 का कारण है। और अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। हम अपनी थाली के स्वाद के लिए मानवता को ही ख़त्म करने पर उतारू हैं, और ये बात इतनी दबाई जा रही है कि आम आदमी कोई बोलो तो समझ में ही नहीं आता कि क्लाइमेट चेंज और आपके आहार, आपकी डाइट के बीच में संबंध क्या होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो प्रमाण मांगते हैं। तो प्रमाण ऐसा नहीं कि कोई बहुत जटिल है, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ता है कि भाई तुम अगर जानवर खा रहे हो तो उस जानवर के लिए तुम सोचो कि अन्न आहार कहाँ से आया है, वो पैदा किया गया है, वो पैदा किया गया है तो उसके लिए जंगल काटे गए हैं। दूसरी बात, जानवर जो खाता है वो फिर मीथेन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये सब बातें इंट्यूटिवली साधारणतया दिमाग में अपने आप आती नहीं है, उसको बताना पड़ता है। कोई ये नहीं सोचता कि आप बीफ के लिए जिस भैंस को काट रहे हो उस भैंस के शरीर से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। तो आपने अगर उस भैंस को खड़ा ही किया अपने खाने के लिए, जो कि होता है एनिमल एग्रीकल्चर में, तो आपने पृथ्वी का जो कार्बन लोड है वातावरण का, वो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया। ये बात इंट्यूटिवली हमें समझ में आती नहीं है, लेकिन अब है। इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण मीट कंजम्पशन है, क्योंकि आपको जानवर को खाना है तो जानवर को चारा कहाँ से आएगा, उसके लिए खेत निकालना पड़ेगा ना। खेत कहाँ से निकलेगा, वो जंगल काट कर निकलता है, लेकिन वो जंगल हमारी आंखों के सामने नहीं काटा जा रहा। तो हमें लगता है कि जानवर है, जानवर तो कुछ भी खा लेता है, बकरी है वो इधर उधर कुछ भी फेंक दिया वो खा लेती है। लोगों को लगता है फिर जंगल थोड़ी कट रहा है, लेकिन सख्ते में आ जाते हैं लोग जब उनको बताया जाता है कि दुनिया में जितना भी अन्न पैदा किया जा रहा है वो 2/3 से ज़्यादा जानवरों के लिए पैदा किया जा रहा है। और जानवरों को इतना क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें जानवरों को खाना है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं
तो आध्यात्मिक कारणों से आपको मांस और दूध ये सब छोड़ना होगा। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं भी हैं, अपने आप को आप अथीस्ट, नास्तिक, एग्नोस्टिक कुछ भी बोलते हैं, तो या तो अपनी सेहत के लिए साहब आप वीगन हो जाएं, और अगर अपनी सेहत के लिए नहीं हो सकते तो कम से कम दुनिया पे रहम करें। आपके घर में बच्चे होंगे, उन्हें इसी पृथ्वी पर रहना है। तमाम तरह की बीमारियां और आपदाएं हम पृथ्वी पर ला रहे हैं, कोविड भी उन्हीं में है। तो और ये सब क्यों? क्योंकि मुझे साहब मीट पसंद है, मैं तो खाऊंगा। आप वनों का नाश करेंगे, वनों में घुस घुस करके, तो वहाँ जितने भी छिपे हुए जीवाणु विषाणु हैं उनसे भी तो आप संपर्क में आएंगे ना। आप जंगल में घुस रहे हो, उस जंगल में न जाने कितने तरह की प्रजातियां हैं। ये जो अभी नोवेल कोरोना वायरस है SARS-2, इसका संक्रमण भी तो हमें ऐसा ही लगा है ना, वरना ये वायरस तो जंगलों में हज़ारों लाखों साल से रहा होगा। पर अब आपको जंगल में घुसना है, आपको चमगादड़ वाली गुफा में घुसना है, आप तो फिर आप आबादी बढ़ाए जा रहे हो। आबादी बढ़ेगी तो आपको प्रकृति का और नाश करना ही पड़ेगा, और जंगल काटने पड़ेंगे उससे तमाम तरीके के। तो मतलब कुल मिला जुला करके कोई विकल्प नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि विकल्प अभी उपलब्ध है, हम तो अभी प्रकृति के नाश और जानवरों के शोषण पर आधारित जीवन शैली जी सकते हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी 2050 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आगामी मैं समझता हूँ 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर अंदर ही मजबूरन अपने आप को बदलना पड़ेगा। भाई पिछले साल तक हम सोच सकते थे क्या कि मास्क हमारे सार्वजनिक जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा? ये बात अकल्पनीय थी। लेकिन आज आप सड़क पे नहीं निकल सकते बिना मास्क के। आज आप आमने सामने बहुत समीप होके बैठ भी नहीं सकते। मजबूरी सब कुछ करा देती है ना, वरना कौन मानता कि आपको बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है, या कि बैठना है तो इतने फीट की दूरी रखनी है। ये बात कोई नहीं मानने वाला था, आज माननी पड़ती है हमको। इसी तरीके से हमें मजबूर हो करके अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने ही पड़ेंगे। पर जो काम स्वेच्छा से किया जा सकता है उसको मजबूरी से क्यों किया जाए? बेहतर है कि खुद ही समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ। बहुत तकलीफ़ झेल करके और दुनिया को बहुत तकलीफ़ दे करके फिर संभले तो क्या संभले। सही बात है। तो जैसे आप बोल रहे हैं आम आदमी के बारे में कि आम आदमी को ये समझ में नहीं आता है। अब अगर हम बात करते हैं G7 लीडर्स के बारे में, वो बहुत ही मतलब अभी उन्होंने रिसेंटली जब G7 मीट हुई थी तो उन्होंने बारबेक्यू और स्टीक की पार्टी करी थी और प्लेन्स उड़ाए थे। तो क्या आपको लगता है कि एक लेवल पे, बहुत हाई लेवल पर भी ये डिस्कनेक्ट है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या एक्चुअली कर रहे हैं और उनके मैं उन्हें हाई लेवल का मानता ही नहीं। देखिए G7 हो, G2 हो, कोई ग्रुप हो, ले दे करके जनतंत्र द्वारा चुने गए नेता हैं, और जैसा जन होता है वैसा ही जन नेता होता है। तो जब लोग ही एक तरीके के हैं और एक तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, एक तरह की उनकी आदतें हैं, तो उनके नेताओं का व्यवहार, आचरण और आदतें उनसे बहुत अलग नहीं हो सकती सामान्य जनता से, क्योंकि लोगों ने उन नेताओं को चुना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई राजनीतिक नेता इसमें बहुत दूरदर्शिता दिखा सकता है या इसमें नेतृत्व दे सकता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। ये सब परिवर्तन राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से नहीं आने वाले, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी गोली है। और जनतंत्र ये सहूलियत देता नहीं है कि जो नेता है वो जनता को कड़वी गोली खिला पाए, उसको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये जो परिवर्तन है, ये तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दिशा से आएगा। सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक आंदोलन, ये हैं जो समाज में कुछ सार्थक बदलाव ला पाएंगे।
ये नेताओं से नहीं होने का। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं दूध की, इंडिया में डेयरी कंजम्पशन बहुत हाई है और मतलब लोग ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हैं दूध के ऊपर, हर घर में दूध का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो दूध एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि ना केवल खाने में बल्कि पूजा पाठ में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस माइंडसेट को हम कैसे बदल सकते हैं कि आप नॉर्मल दूध यानी कि गाय या भैंस के द्वारा निकले हुए दूध से को छोड़कर आप प्लांट मिल्क की तरफ मूव करें। इनफैक्ट आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली एक बड़ी डेयरी कंपनी की एक कंट्रोवर्सी हुई है एक एनजीओ के साथ पे। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब इंडियंस क्यों इतने अगेंस्ट हैं इस चीज़ के, क्यों डेयरी नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, जिस वजह से भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी शाकाहारी हैं उनका सबसे बड़ा वर्ग भारत में है, बहुत बड़ा वर्ग। मैं समझता हूँ शायद आप आंकड़े देखें तो दुनिया भर के शाकाहारियों का 70-80% तो भारत में ही है। जिस वजह से भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, उसी वजह से भारत में दूध को एक ऊंचा स्थान भी मिला हुआ है। अब आप या तो उस वजह से लड़ लीजिए या उस वजह का सदुपयोग कर लीजिए। ये जो वीगन आंदोलन है, वो आंदोलन भी कुछ नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे उसके द्वीप हैं, या कह दीजिए छोटी छोटी टोलियां हैं। जैसे होली में टोलियां निकलती हैं ना, वो कुछ ऐसा नहीं है कि एक संगठित सुगठित आंदोलन चल रहा हो, और एक ऐसा तो है भी नहीं उसमें। ये कभी इस बात पर विचार ही नहीं करते कि भारत इतनी गहराई से शाकाहारी कैसे रहा आया। ये तो अभी पिछले 10-20 साल में हुआ है कि ये जो नई पीढ़ी है ये बहुत तेज़ी से चिकन वगैरह की ओर जा रही है। वो भी नहीं हम विचार करते कि क्यों जा रही है, कि पहले के लोग अपेक्षाएं ज़्यादा शाकाहारी क्यों थे। भारत शाकाहारी इसलिए नहीं रहा है कि पहले कोई वेजिटेरियन मूवमेंट चल रहा था, उसकी वजह दूसरी थी। भारत में कभी कोई ऐसा शाकाहारी आंदोलन वगैरह नहीं चला है। भारत का शाकाहारी होना वेजिटेरियन एक्टिविज़म की वजह से नहीं था। तो भारत का फिर, जिसको हम वीगनिज़म के लिए एक नाम चलता है, हम तो बोलना पसंद करते हैं शुद्ध शाकाहार, पर लोग इसको निर्वध्याहार बोलते हैं, तो वो अच्छा नाम है। तो भारत का वीगन होना भी किसी वीगनिज़म आंदोलन पर या वीगन एक्टिविज़म पर निर्भर नहीं करने वाला। भारत शाकाहारी रहा है अध्यात्म की वजह से। वही अध्यात्म अगर और गहराई पाएगा तो भारत दूध भी छोड़ देगा। भारत जैसा सहिष्णु और उदार देश दुनिया में दूसरा हुआ नहीं है, आज भी नहीं है वास्तव में। हम भारत पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्रूर है, आतताई है। कुछ सूक्ष्म तरीके से हिंसा हुई है यहाँ पर भी, उसमें मैं विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उदारता रही है, दया रही है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही रही है। ममता की भावना बहुत रही है, कि जानवर को लिया, अपने बच्चे की तरह पाल दिया। इस तरह की कहानियाँ आपको भारत में ही ज़्यादा मिलेंगी। वही अध्यात्म जिसने भारतीयों को शाकाहारी बनाकर रखा, सिर्फ वही अध्यात्म भारतीयों को एक कदम आगे जा कर के जानवरों के प्रति और ज़्यादा करुणा दिखाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। और उसको आप आगे बढ़ाएं तो लोग वीगन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक विदेशी मुहावरे में बात करेंगे, हाँ, एक अनजानी भाषा में लोगों से बात करेंगे, तो लोग वीगन होने से रहे। और इसीलिए भारत में ये वीगनिज़म जड़ें नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि उसकी छवि ही ऐसी बन गई है कि ये तो अंग्रेज़ों की और अमीरों की चीज़ है। वीगनिज़म क्या है? ये अंग्रेज़ों और अमीरों का चोचला है, ये उसकी छवि बन गई है।
और मैं बहुत ज़्यादा असहमत भी नहीं हूँ उस छवि से, बिल्कुल वैसी ही बात है। वीगनिज्म को एक देसी चीज़ बनना पड़ेगा। भारत की मिट्टी में दया है, भारत की मिट्टी में शाकाहार है, तो वीगनिज्म को भी इसी देसी मिट्टी से उठना पड़ेगा। लोग जब यहाँ पर जानवरों पर जानते हैं दया करना, उनको भी जीव मानते हैं, घर का हिस्सा भी मानते हैं, रोटी खिलाते हैं, उनको अगर आप समझा दें कि उसी अहिंसा को और आगे बढ़ा दो और देखो कि ये जो तुम इतना ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हो वो शोषण है जानवरों का, तो लोग स्वेच्छा से छोड़ देंगे, छोड़ेंगे अपने आप। अभी तो लोगों को सूचना ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि दूध आपके घर तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कितनी हिंसा हो जाती है, लोगों को नहीं पता ये बात। वो बात लोगों के आप सामने लाएं और देसी भाषा में सामने लाएं, देसी मुहावरे में सामने लाएं। कबीर साहब के इतने दोहे हैं उदाहरण के लिए जो पशुओं पर क्रूरता के खिलाफ हैं, मांसाहार के खिलाफ हैं, उनका इस्तेमाल करके सामने लाएं। हमारी शास्त्रों में यानी कितने श्लोक हैं जो जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक जीव पर हिंसा कर रहे हो तो समझ लो अपने ही ऊपर हिंसा कर रहे हो। उनका इस्तेमाल करके सामने लाएं। तो जैसे भारत इतने व्यापक रूप से शाकाहारी रहा है, वैसे ही भारत वीगन भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये वीगनवादियों को अध्यात्म से एलर्जी है तो ये वीगन आंदोलन सफल होने से रहा, मैं पहले से बता देता हूँ। और ये है क्योंकि भारत में जो वीगनिज्म है वो आमतौर पर जो युवा वर्ग है उसी में ज़्यादा प्रचलित है, और ये युवा वर्ग वीगनिज्म को प्योरली एथिकल ग्राउंड्स पर आगे बढ़ा रहा है, नॉट ऑन स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। इसीलिए वीगनिज्म भारत में असफल हो रहा है, क्योंकि भारत में जो एथिक्स हैं वो सीधे सीधे अध्यात्म से आते हैं। आप एथिक्स से मेरा मतलब है, समझिए नैतिकता। आप एक अलग एथिकल कोड देंगे अगर, तो यहाँ कोई स्वीकार नहीं करने का, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक सशक्त एथिकल कोड मौजूद है। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को बताना है कि हम जिस एथिकल कोड का पालन कर रहे हैं वीगनिज्म उसी से कंपैटिबल है और उसी की पैदाइश है। वो उससे बिल्कुल संगत में है, मेल में है, तब लोग सुनेंगे, मानेंगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आई एम वीगन बट नॉट स्पिरिचुअल, तो फिर आप वीगन भी बहुत दिन तक रह नहीं पाओगे। अभी भारत में एक वीगन एक्टिविज्म में ही एक बड़ा नाम है, और वो बहुत कोशिश करता है, युवक है, जवान लड़का है। तो उससे बात चलाई होगी किसी ने कि जैसे आप मुझसे बातचीत कर रही हैं वैसे ही आके बातचीत करें। वो घबरा गया बिल्कुल, बोलता है नहीं नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आचार्य जी की, मैं फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि वो जानवरों के हक में और वीगनिज्म के समर्थन में कितना काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे बात कैसे कर सकता हूँ, वो तो आध्यात्मिक है। ये लिख के भेजा उसने। अब यही जो मूर्खता है ना, ये भारी पड़ रही है वीगनिज्म को। आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और वीगनिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीगनिज्म सफल हो ही नहीं सकता बिना स्पिरिचुअलिटी के। ये बात नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। जिस धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूध चढ़ाया जाता है प्रतिमा पर या लिंग पर, अगर लोगों को ये समझा दिया जाए कि जिस
ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तुम, उसी ईश्वर के वो जीव हैं जिनका दूध दुह रहे हो और प्रतिमा पर चढ़ा रहे हो। ईश्वर को नहीं अच्छा लगता तो लोग नहीं दूध चढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तो दूध चढ़ा रहे हैं। अगर लोग ये समझ जाएं कि ईश्वर नहीं प्रसन्न होंगे इससे, बल्कि ईश्वर को कष्ट होता है, ईश्वर श्राप और देते हैं उन लोगों को जो ईश्वर के ही बनाए निरीह बेजुबान जानवरों का शोषण करते हैं, तो लोग नहीं चढ़ाएंगे। फिर लोग ये पूछेंगे लेकिन ये सब जो दूध चढ़ाने की परंपरा है ये सब, ये तो बहुत पुरानी है, तो क्या हमारे पूर्वजों ने गलती करी थी? तो फिर उनको अध्यात्म की भाषा में समझाना पड़ेगा कि देखो एक चीज़ होती है काल धर्म, सत्य अटल अचल होता है, वो बदलता नहीं, लेकिन धर्म काल के अनुसार बदलता रहता है। धर्म हमेशा काल सापेक्ष होगा, सच नहीं बदलता, लेकिन सच की ओर जाने वाली जो राह होती है, सच तक पहुंचने के लिए जो आचरण करना होता है, वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, वो कालाश्रित होता है। तो काल धर्म तब ये रहा होगा कि चलो घर में गाय है, उसका आपने दूध चढ़ा दिया, ठीक है। आज घर में नहीं गाय होती, कितने लोग अपनी घर का गाय का दूध पीते हैं? तब ये होता रहा होगा कि घर की जो गाय है उसको आप अपनी माँ समान मान रहे हो और वो बूढ़ी भी हो गई है तो उसे आप घर में रखे हो। आज आपको पता भी है बूढ़ी गायों का क्या होता है, ठीक है। तो काल बदल गया है। उस काल में शायद ये बात ठीक थी कि प्रतिमा पर दूध चढ़ा दिया। उस काल में 800 करोड़ भी लोग भी नहीं थे ना दुनिया में, और उस काल में पर्यावरण का इतना पतन भी नहीं हुआ था ना। आज काल बदल चुका है, आज सब कुछ बदल चुका है। तो आज स्वयं ईश्वर ही नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाए। जब लोगों को इस भाषा में समझाया जाएगा ना, तब लोग दूध वगैरह का सेवन भी छोड़ेंगे और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसका इस्तेमाल भी छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनसे जाकर के कहोगे कि देखो भाई मेरा तो एक मॉडर्न एथिकल कोड है जिसको मैं अभी सीधे सीधे ताज़ा ताज़ा यूरोप से लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसका पालन करो, लेट्स गो वीगन, लेट्स गो वीगन। और अब तो वीगन पिज़्ज़ा भी मिल रहा है 550 रुपये का एक स्लाइस, तो लोग बिल्कुल भगा देंगे कि हटो यहाँ से, निकलो, ये तुम क्या लूट मचा रहे हो वीगनिज्म के नाम पे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा रखा हुआ है, उसमें से आपने चीज़ निकाल दिया तो उसकी कीमत 3 गुना कैसे हो गई? जिस पिज़्ज़ा में चीज़ मिला हुआ था, हाँ, वो इतने का था, और उसमें से आप चीज़ निकाल के उसको दूने तीसरे दाम पे बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? पर आप जाओ, आप वीगन पिज़्ज़ा खाने जाओ, वो मजाल है कि आपको साधारण पिज़्ज़ा के दाम पे मिल जाए। अब लोग चिढ़ेंगे नहीं वीगनिज्म से तो क्या करेंगे? तो मतलब आपको लगता है जैसे अभी जो इंडिया में जो मूवमेंट है ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे फोकस्ड ज़्यादा है वीगनिज्म मूवमेंट, और कंपनियां भी आ रही हैं इसमें, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी उथला है, गहराई नहीं है, शैलो मूवमेंट है। और ये बात मैं कोई उपहास उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस आंदोलन का शुभ चिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सफल हों, पर मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे इनके लक्षण हैं ये सफल नहीं होने के, है ना, कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वैसे ये सब जो घूम रहे हैं स्ट्रीट एक्टिविज़म करते हुए, कोई गाय बन के घूम रही है कि मैं गाय हूँ, मेरा क्यों शोषण कर रहे हो, और ये सब है, वो कैंडल वैंडल जला रहे हैं। मैं इनकी भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, होम ग्रोन ग्रास रूट वीगनिज्म, होम ग्रोन ग्रास रूट वीगनिज्म, तब वो सफल होगा। हिंदी में बात करो यार, देसी मुहावरे में बात करो। हमारे पास इतनी गहरी संस्कृति है, उससे जोड़कर बात करो ना। हमारी इतनी पुरानी कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, आध्यात्मिक सूत्र हैं, उनसे जोड़कर बात करो ना। वो भाषा हमारी मिट्टी में है, वो भाषा इस देश का आम किसान भी समझता है। उस भाषा में बात करोगे, लोगों के दिलों से जुड़ पाओगे तो लोग समझेंगे। इधर उधर की बातें कोई नहीं समझने का।
अच्छा, एक जैसे डेयरी के बारे में बात हुई, तो आपको लगता है कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मीट का सबको समझ में आता है कि मीट जानवर को मार के निकलता है, लेकिन डेयरी का, और स्पेशली जो डेयरी कंपनीज हैं इंडिया में, उनको लगता है, वो ऐसा लोगों को बोलते हैं कि ये तो है, हम भी अपनी गाय की यहाँ पे सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सच में ऐसा हो रहा है, और वो सोचते हैं कि जो वीगन्स बोल रहे हैं, या जो इस मूवमेंट के लोग, जो इस मूवमेंट में जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई डेयरी भी उतना ही ख़राब है जितना कि मीट कंजम्पशन है। तो आपको लगता है कि क्या ये, क्योंकि वो दिखता नहीं है सामने, दिखता नहीं, देखिए ये तो उससे बात तो इसकी है कि हमने अभी तक सूचना ही नहीं दी है, जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। और देखिए ये बात इंट्यूटिव नहीं है कि अगर आप दूध पी रहे हो तो आप पशु पे अत्याचार कर रहे हो। ये बात अगर किसी को आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताई नहीं गई है, उसको ये नॉलेज नहीं दिया गया है, तो उसको नहीं समझ में आने की है। तो वो तो पहले तो यही करना होगा कि डेयरी का और मीट इंडस्ट्री का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है, ये सूचना जन जन तक पहुंचानी होगी। और ये सूचना आपने पहुंचा दी तो बहुत लोग तो अपने आप ही डेयरी छोड़ देंगे। देखिए ये सूचना अगर मेरे पास भी नहीं होती ना, तो दूध होता और अभी हम दूध वाली चाय पी रहे होते यहाँ पर, क्योंकि दूध को देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि ये तो खून है। जब तक कि आपको पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया बताई ना गई हो साफ साफ कि देखो ऐसे निकलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर पूरे आंकड़े ना बताए गए हों कि कोई संयोग नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है। वो जो भैंसें कट रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, तब आदमी के खोपड़े में बत्ती जलती है, अच्छा तो वो जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और ये जो दनादन खीर, दूध, लस्सी चल रहे हैं, इनमें आपस में कोई रिश्ता है, तब ये बात समझ में आती है ना, नहीं तो नहीं समझ में आती। कौन इतना ध्यान दे। तो आम आदमी तक सबसे पहले वो सूचना पहुंचानी होगी, एक इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना होगा। वो कैंपेन अभी तक ठीक से चला नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है। Talking about the recent PETA and this controversy between a dairy producer. So people are saying that lakhs of people are going to lose employment if they switch to plant-based milk. So what do you have to say about this? See, the employment argument, I appreciate it, but it is not absolute in itself. In fact, the employment argument can be stretched to absurd extremes. I could say pickpockets are employed in their own industry, the pickpocketing industry. Why are you arresting them? It's an industry. Why are you arresting them? You are making several hundreds, if not thousands or lakhs lose employment, right? By no means am I saying that a dairy farmer is a pickpocket. Please don't take it to that level. But what I am saying is that are all means of employment really permissible, legally, ethically, whichever way you want to look at it? If the employment argument is absolute in itself, then anything that helps a man earn money should be permissible. Then why do we, for example, punish tax defaulters? He's just trying to make some money for himself, just as the butcher is trying to make money for himself. No? So just because some activity yields money to somebody, that does not mean that the activity is okay. Otherwise there are 1,000 debauched ways of earning money, making money. We would have to allow each single one of them. So firstly, this is about the argument that because see, whenever you want to take a corrective step, there is always this argument that is thrown at you that this will lead to loss of livelihood. If you want to switch to a greener technology, not much to do with veganism here, but let's say you want to switch to a greener technology, then people will say the old technology was manpower intensive, so there were so many who were earning their bread from it.
Now you have switched to a technology that's more automated, so loss of livelihood, this kind of thing. You do anything progressive, it is generally believed that it leads to loss of livelihood, and prima facie it does. But when you look at the complete picture, when you zoom out a little and you look at the complete picture, you find that it is not leading to lack of employment, because if it is actually a new technology, a better way of living, it is leading to an overall increase of efficiency in the economy. So in many other ways it will lead to employment generation. The problem here is the loss of employment happens in one localized area, in one localized segment. So for example, those who earn through dairy, they lose money. So that is very visible. And some zealous reporter can go and create a documentary and say, you look at this, his name is something, Mr. Pankaj Singh had 40 buffaloes and he used to earn so much per month, and now he is not making that money. So now one particular individual, he has lost money, and that is visible. But there would be 1,000 people who would have marginally increased their incomes. That would not be visible. Are you getting it? Because the overall efficiency of the system has increased. You see, one person has lost 10,000 rupees a month. That is very visible, and it becomes a localized thing. The tragedy now has a human face. The face is of Mr. Pankaj Singh. And you can say Pankaj Singh who has lost money. Pankaj Singh has lost 10,000. There are 1,000 others who each have gained 50 rupees each. So how much is the gain? 50,000. How much is the loss? 10,000. But that 50,000 gain is distributed among 1,000 people. So it is not a big story. It is not sensational. No, it is not sensational at all. No reporter will go and make a story out of somebody adding just 5% to his income. Just 50 rupees has been added to that fellow's income. It is not an exciting story. But one fellow losing 10,000 is a big story. What we fail to see is that, in a nutshell, on the total, there is a gain. And if there is a gain, what can be done? All those fellows who have gained 50 rupees, can rupees 5 or 10 be collected from them and Mr. Pankaj Singh be subsidized? Now what has happened? All those fellows who have gained, they have gained rupees 50 each. Since they have gained rupees 50 each, you collect rupees 10 from each of them and feed Mr. Pankaj. Now Mr. Pankaj stands at a point of no loss, and all those other people stand at a point of gain of rupees 40. Everybody has gained. Everybody has gained. Are you getting it? So that kind of a thing can be done. But this is a classical problem in economics. Losses are localized, so they are very visible. The gains are scattered and long term, so they are not easily visible. Be it something like GST or whatever. The trouble that you face, the pain that you face is immediate, and it has a human face. Whereas the benefits that you get are distributed and long term. So they do not make for an exciting and sellable story. So they don't get popularized. And that's the trouble governments and reformers all over the world face. Whenever they want to do something progressive, this is the argument that is hurled at them. This is going to lead to loss of livelihood and loss of employment and such things. So even like the European Union has banned the use of term milk for plant milk producers in Europe and European area basically. So similar trend is being seen in India also, and now I think an FSSAI notification is going to come in very soon on this.
So, do you think that there must be some efforts from the government side also to push this sector, the plant-based sector, and the companies in this? If you have an enlightened leader, that would happen. But even if you do not have a very enlightened leader, why do you wait for the government policies? Please tell me. Plant-based products are anyway more economical to produce. You do not even require government subsidy. I am very closely associated with a firm that is bringing in plant-based products, not in a commercial sense, but I have been mentoring them in a spiritual way, you could say. So I know for sure how inexpensive it is. I know for sure that if you tell the population that what I am serving to you with fortified ingredients has all the goodness of milk at 1/3 the price, at 1/5 the price, people will take it. Maybe initially there would be some reluctance, some suspicion, but gradually the thing would ease into their systems. So you do not even need positive government policy interventions. You don't need that. All you need is willpower and the resolve to bring it to the masses and make money. It's something that can succeed even commercially. So it's a good combination where you have ethics on your side, where you have spirituality on your side, and where you also have commercial gain on your side, and all this can be put into one. It's a fantastic opportunity for entrepreneurial advances. Okay, so talking about this, soya is it's like the most widely consumed food by vegans in different forms, and most of the soya that comes into India and in other places is all GMO. So people say that it's harmful for health, and there are a lot of basically they have reservations about it. What do you have to say about that? No, if it indeed is genetically modified, then it's a great opportunity for someone to produce organic or natural soya without any genetic interventions in it and market it. It need not be GM soya, right? So basically Indian farmers need to, they have a lot of opportunities ahead. Obviously. I don't know whether you have done the numbers on this, but you will be surprised at how inexpensive the whole thing comes out to be. In fact, when I said I have mentored one concern, I have actually mentored two of them. And one of them actually supplies tofu and dahi and lassi, all of these vegan, to this place. And it was just last week or sometime I was scrolling the conversations that people here had with him on a group, and the entire load that he had delivered, this much, was for some 500 bucks something, 500 rupees and this much stuff. So, and you taste it, it's wonderful, and you look at the minerals, vitamins and all other stuff, it has proteins, it's again wonderful. The economic argument is in favor of it, the health argument is in favor of it, the spiritual argument favors it. Why would then anybody deny it? People do care for their pocket, don't they? You know what? Very silently, tofu is anyway creeping into our diets. There are a lot of these eateries. Tofu is being used in large quantities. Why? Because it is cheaper compared to paneer. So they are using tofu. And it tastes equally good.
and it's not at all differentiable. Otherwise, their customers would have complained. No, the nutrition is fantastic, the taste is equally good, provided you know how to cook and all that. The process is a little different. So that's the argument that probably will help a lot, the economics. But even for that, the entrepreneur has to ensure that the pricing is right. If you look at the biggest soy brands in the country who sell soy milk and all, I find their pricing just not optimal. The result will be that they will be able to skim a lot of cream, make a lot of money for themselves, but will fail in expanding the market. The market size will remain small, so they'll have a small customer base, but with large margins. So in total, they'll be able to make some money, which I think is a bad deal. It's far better to expand the market by lowering the prices. Okay, talking about meat eating, there are some cultures, even in India, which they have, like, it's a very intrinsic part of their culture, and they have been eating meat like since time immemorial. So, what do you think? How can that mindset be changed? And, how can they change their habits? Do you think meat alternatives that are coming into the market can help them shift to? I'm in favor of meat alternatives. You are in favor. Anything that saves the poor animal's life, it's okay. It's lab-grown meat, fine. It's soya chunks, fine. And I think there are some other alternatives also that taste so much like meat. Anything that saves the poor animal from that farm and that knife is welcome. See, dropping meat is not all that difficult. We make that happen every day, right? As far as our organization is concerned, we do not have an exact number, but the guesstimate is tens of thousands of people who would have dropped meat, and a relatively smaller number who would have dropped dairy as well. Let's say 50% of those who have dropped meat. So that happens. And it's not as if people drop it for a while and then go back to it. We know for sure that there are people who dropped it 5 years back and have no inclination at all to revert to meat. So people will drop meat, probably you need to give them a strong enough reason, right? Had we been so mad after meat, we would have dug up corpses, right? And enjoyed their meat as well. Had we been so mad after meat, then the Muslim would have gone after pork and the Hindu would have gone after beef. But we don't do that, right? Once we have a strong reason to not consume meat, we listen. That reason is missing. Somebody needs to have the clarity and the voice and the power to bring that reason to the population. And people will listen, and I believe in the intrinsic goodness of every person. We all behave in very, very pitiable ways. We know that, we see that oftentimes we behave as if we are absolute monsters, but still the potential to be very, very good remains within all of us. And I have faith in that. So I would not be a cynic and feel that it's Kali Yuga and it's therefore very difficult to evoke compassion inside a person
or that this current generation has gone to dogs and now nobody can rectify them. I don't subscribe to all this. I think if we can talk to them properly with due reasons and get them to act from the right center within, things can change, and things can change quite swiftly. Last question from my side. How do you think veganism will fare in the coming years? Where do you see it going in the next couple of years, basically? How will the growth be? See, there are two different trajectories, and the vegan movement will follow one of them or be situated at some point in the middle of them. The first trajectory is the way it is currently going. It will remain a foreign concept, a thing for the rich, a fad for the elite. That's how the general public takes it, because I'm in touch with the common populations and dealing with people on an everyday basis is what I do. So I know how they look at veganism. So that's one possibility. The other possibility is you ask yourself again and again, what is it that made India vegetarian? And the same forces that made India vegetarian will make India vegan as well. You'll have to respect those forces. You'll have to channelize those forces in your favor. Because veganism is nothing but the logical culmination of vegetarianism. Where does vegetarianism come from? The feeling that I will not kill the animal. I don't want to harm the animal. That same feeling finds its final expression in veganism. When I say killing the animal is very, very bad, but when I am milking the animal, that too is bad. Not only that, when I am milking the animal, I am preparing the grounds for its slaughter. So you will have to extend vegetarianism into veganism. Instead of that, I often find that vegans take vegetarianism as some kind of adversary. They say, no vegetarianism. In fact, it's a very strange thing. I have found, I don't know whether it's a subconscious thing or what, but vegans often take vegetarians as bigger adversaries compared to even meat eaters. You say meat eaters, we can probably talk to them, but vegetarians, they are abhorrible. This is a problem, huge problem. I repeat, veganism will have to be taken as the pinnacle of vegetarianism. Vegetarianism is not an enemy. You could say vegetarianism is a work in process and veganism is the final output. When you go to the people and talk in this language and explain the concept like this, then they will understand. Right. So Indianizing veganism should be the motto. Indianizing and spiritualizing. Right. It's very important. Thank you so much. They were like wonderful insights and gained a lot of knowledge. And this was actually a very different take from what others say. No, wonderful, and I have looked at the work you do, the site you run. It's wonderful. I wish you all success. Thank you so much. And the country, the world, we all need many, many more people like you, many more such initiatives. And I really wish that you stay on course and keep progressing with success. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.